बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को ढाका के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने 2 बड़े आरोपों में मौत की सजा सुना दी। ये कोर्ट उन्हें हत्या के लिए उकसाने और हत्या का सीधा आदेश देने का दोषी ठहराया। जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में सैकड़ों मौतों को उन्होंने ही भड़काया। ये कोर्ट का फैसला है। हैरानी की बात यह है कि ये वही कोर्ट है जिसकी स्थापना शेख हसीना ने 2010 में खुद की थी और इस कोर्ट के बनाने का आधार था 1971 के मुक्ति संग्राम के वॉर क्राइम्स की जांच करना। हालांकि इस ट्रिब्यूनल को बनाने के लिए 1973 में ही कानून बना दिया गया था, लेकिन दशकों तक प्रक्रिया रुकी रही। इसके बाद 2010 में हसीना ने इसकी स्थापना की ताकि अपराधियों पर मुकदमा चल सके। अब उसी कोर्ट ने उनकी ही फांसी की सजा सुनाई है। आखिर शेख हसीना पर क्या थे ये आरोप, क्या मामला था और बांग्लादेश जैसे लोकतंत्र में ये सियासी सफर कैसे उतार चढ़ाव भरा रहा, उसके इतिहास से लेकर वर्तमान तक सरल शब्दों में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं पूनम ऋतु सेन और आप देख रहे हैं द लेंस। शुरुआत करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री पर लगे आरोपों से। बांग्लादेश में हुए जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन से जुड़े मामलों में शेख हसीना पर कुल 5 गंभीर आरोप लगे थे। यह आंदोलन नौकरियों की मांग से शुरू हुआ था, लेकिन सरकार की सख्ती से हिंसा भड़क गई। कोर्ट ने उन्हें क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कहा। सबसे पहले सुनिए आरोप 1, हत्या की कोशिश, यातना और अमानवीय कृत्य। हसीना पर इल्जाम लगा कि उन्होंने पुलिस और अवामी लीग के हथियारबंद गुटों को नागरिकों पर हमला करने के लिए उकसाया, बढ़ावा दिया और रोकने में नाकाम रही। आरोप 2, छात्र प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए घातक हथियार, हेलीकॉप्टर और ड्रोन इस्तेमाल का आदेश। ये सुपीरियर कमांड का रिस्पॉन्सिबिलिटी का केस है। आरोप 3, न्याय में बाधा डालना, सबूत मिटाने की कोशिश। आरोप 4, 16 जुलाई को बेगम रोकेया यूनिवर्सिटी के छात्र अबू सैयद की हत्या का आदेश देना। आरोप 5 अगस्त को ढाका के चांखार पुल में 6 निहत्थे प्रदर्शनकारियों की हत्या, 5 लाशें जलाना और 1 को जिंदा जलाना। कोर्ट ने हसीना को पहले 3 आरोपों में दोषी ठहराया, यानी हत्या उकसाने और आदेश देने में, और आरोप 1 और 2 पर इन्हें फांसी की सजा मिली। ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को इन हत्याओं का मास्टरमाइंड बताया। वहीं दूसरे आरोपी पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान को भी 12 लोगों की हत्या का दोषी माना और फांसी की सजा सुनाई। तीसरे आरोपी पूर्व आईजीपी अब्दुल्ला अल ममून को 5 साल के लिए जेल की सजा सुनाई। ममून हिरासत में है और सरकारी गवाह बन चुके हैं। फिलहाल कोर्ट ने हसीना और असदुज्जमान कमाल की प्रॉपर्टी जब्त करने का आदेश दिया है। बताते चले कि शेख हसीना के अलावा पूर्व गृह मंत्री ने 5 अगस्त 2024 को तख्ता पलट के बाद देश छोड़ दिया था। दोनों नेता पिछले 15 महीने से भारत में रह रहे हैं। भारत ने उन्हें शरण दी है, लेकिन अब एक्स्ट्राडिशन की मांग तेज हो सकती है। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री को 30 दिनों के भीतर अपील करने का अधिकार दिया गया है। यह अपील बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के अपील डिवीजन में दाखिल करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट को 60 दिनों के भीतर इस अपील पर फैसला देना अनिवार्य है। हालांकि ट्रिब्यूनल ने एक महत्वपूर्ण शर्त रखी है कि अपील इन एब्सेंटिया, यानी देश से बाहर रहकर नहीं की जा सकती। अपील करने के लिए दोषियों का शारीरिक रूप से बांग्लादेश में मौजूद होना जरूरी है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी सजा को बरकरार रखता है तो उनके पास बचने का आखिरी रास्ता राष्ट्रपति से दया याचिका, यानी क्लेमेंसी पिटीशन दाखिल करना होगा। 54 साल पहले 1971 में पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश एक नए लोकतांत्रिक देश के रूप में सामने आया, लेकिन इसका इतिहास राजनीतिक हिंसा, सियासी टकराव और सैन्य तख्ता पलटों से भरा पड़ा है। आज जब शेख हसीना को मौत की सजा मिली तो ये पड़ोसी देश के सियासी सफर पर फिर से नजर डालने का मौका है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हैं। 1971 में अवामी लीग के नेतृत्व में भारत की सहायता से पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश ने स्वतंत्रता हासिल की। शेख मुजीबुर रहमान, जो शेख हसीना के पिता थे, उन्हें बांग्लादेश के राष्ट्र निर्माता और पहले प्रधानमंत्री के रूप में मान्यता मिली। फिर 1972 में मुजीब ने प्रमुख उद्योगों का राष्ट्रीयकरण शुरू किया,
लेकिन 1974 की भयावह बाढ़ ने 28,000 से ज्यादा मौतें देखी, जिसके बाद 1975 का सैन्य तख्तापलट सबसे काला अध्याय साबित हुआ। मात्र 5 साल पहले बने उस देश के पहले प्रधानमंत्री मुजीब और उनका पूरा परिवार उस दौरान मारा गया, लेकिन किस्मत से हसीना और उनकी बहन उस वक्त लंदन में पढ़ाई कर रही थी, इसलिए वे दोनों बच गईं, जिसके बाद देश में मार्शल लॉ लागू हो गया। 1977 में जनरल जियाउर रहमान राष्ट्रपति बने और संविधान में इस्लाम को स्थान दिया, लेकिन 1981 में असफल तख्तापलट में उनकी हत्या हो गई, जिसकी विधवा खालिदा जिया बाद में बीएनपी की लीडर बनी और हसीना की मुख्य विरोधी रही। 1982 में जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद ने सत्ता हथियाई, जो 1990 के बड़े विरोध प्रदर्शनों के बाद छोड़ने को मजबूर हुए। इसके बाद 1991 में खालिदा जिया प्रधानमंत्री बनी तो 1996 में हसीना ने अवामी लीग से वापसी कर फिर से सत्ता संभाली। 2001 में खालिदा लौटी, लेकिन 2007 में हसीना पर हत्या का केस चला और खालिदा नजरबंद रही। इसके बाद 2008 में हसीना की भारी जीत हुई। हालांकि 2009 के सीमा रक्षकों विद्रोह में 74 मौतें हुई। 2013 में राना प्लाजा फैक्ट्री हादसे से 1100 लोगों की मौत हुई और 1971 वॉर क्राइम्स पर मुकदमे तेज होने लगे। 2016 के ढाका कैफे अटैक में 20 बंधक मारे गए। 2018 में खालिदा को भ्रष्टाचार मामले में जेल हुई, जबकि हसीना की चुनावी जीत धांधली के आरोपों से घिरी रही। इसके बाद 2024 में जनवरी चुनाव के बाद जुलाई के छात्र आंदोलन ने तूफान ला दिया। 5 अगस्त को तख्तापलट में हसीना भाग निकली और भारत में शरण ले ली। संसद भंग हो गई और नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनी, जो अब तक जारी है। ये सफर हिंसा, तख्तापलटों और हसीना खालिदा के सियासी द्वंद्व से भरा रहा, जो आज भी देश को दोराहे पर ला खड़ा करता है। फांसी के इस फैसले पर हसीना का रिएक्शन आया है। शेख हसीना ने फांसी की सजा को गलत, पक्षपाती और राजनीतिक करार दिया। उनका कहना है कि गैर चुनी मोहम्मद यूनुस की सरकार द्वारा संचालित ट्रिब्यूनल ने असली जांच की बजाय अवामी लीग को निशाना बनाया। उन्होंने यूनुस राज में पुलिस न्याय की कमजोरी, अवामी समर्थकों व हिंदू मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमले, महिलाओं के दबाए अधिकारों और कट्टरपंथ के उभार का आरोप लगाया। हसीना ने मांग की कि अगला चुनाव पूरी तरह स्वतंत्र व निष्पक्ष हो, जबकि विपक्षी नेता खालिदा जिया की बीएनपी पार्टी ने इस फांसी के फैसले का स्वागत किया और इसे सही बताया है। बांग्लादेश जैसे लोकतंत्र के सामने ये बड़ी चुनौती है। बांग्लादेश के निर्माता शेख मुजीबुर रहमान की बेटी पर अब फांसी का फंदा लटक रहा है। तख्तापलट के कई साल बाद वो खुद प्रधानमंत्री बनी, लेकिन उनका कथित निरंकुश शासन जनता ने देखा। अमन कायम होने की राह कितनी मुश्किल है, ये इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। ये हालात भारत और दक्षिण एशिया के लिए सही नहीं है। इससे सीमा तनाव, शरणार्थी संकट और आर्थिक असर सब जुड़े हैं। क्या हसीना का एक्सट्राडिशन होगा? एक आज़ाद मुल्क के रूप में इसका रास्ता आगे कैसा होगा? ये सवाल बाकी है। फिलहाल आपको ये स्टोरी कैसे लगी, अपनी राय हमें कमेंट्स में शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली स्टोरी में किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।